हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार चंद्रा एकेडमी द गाइड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग का एक नया बेंच लॉन्च होने वाला है। बैच है आपका टीचर भर्ती, है ना। शिक्षक भर्ती परीक्षा का बैच आपका 28 जुलाई से लॉन्च हो रहा है। और उसी से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं जी, वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो आज हम जो सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे वो सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। ठीक है, तो हिंदी सब्जेक्ट पे आज चर्चा करेंगे। ये आपका डेमो क्लास रहेगा, कह सकते हैं हिंदी का। चलिए भाई, देखते हैं हिंदी में भी आज किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो हिंदी में हम चर्चा करेंगे किस पर, वर्णमाला। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक रहता है। और यहाँ से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वर्णमाला, चाहे स्वर, चाहे व्यंजन, उच्चारण स्थल, है ना, उसके प्रकार, अदर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो चलिए भाई देखते हैं हिंदी वर्णमाला। देखिए भाई, टॉपिक है हमारा हिंदी वर्णमाला। पहले तो यही देख लेते हैं कि वर्णमाला किसको कहते हैं। वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है जी, वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं जी, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यही आपका डेफिनेशन याद रखिएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसको और सरल रूप में अगर देखें तो स्वर व व्यंजन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं जी, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, याद रखना, स्वर या व्यंजन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहिए तो भी ठीक है, या वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है जी, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है जी, हिंदी में वर्णों की संख्या हो जाता है 52, 52। ठीक है, 52 वर्ण हमें देखने को मिलेगा किसमें जी, हिंदी आपका 12 खड़ी में। ठीक है, तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या पूछे तो क्या लगाना है जी, 52 देखने को मिलता है। वर्ण क्या है, तो वर्ण शब्द को याद रखना, स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में वर्ण का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। इसको भी याद रखना, स्वतंत्र अवस्था में वर्ण का कोई निश्चित अर्थ नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको सिर्फ एक वर्ण लिखा है क, तो बताइए भाई, क में जब तक और कुछ वर्णों को हम ऐड नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, तब तक क्या इसका कोई मीनिंग निकलेगा, कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसीलिए याद रखना, स्वतंत्र अवस्था में वर्ण का कोई निश्चित अर्थ आपका नहीं होता। वर्ण से ही जुड़ा हुआ एक आपका शब्द मिलता है ध्वनि। क्या मिलता है जी, ध्वनि। तो ध्वनि क्या होता है, वर्णों का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। याद रखिएगा, वर्णों का जो मौखिक रूप रहेगा, मौखिक रूप, उसे हम क्या कहते हैं जी, ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन बार बार आता है क्वेश्चन में, याद रखिएगा। ध्वनि क्या है, तो वर्णों का मौखिक रूप क्या कहलाता है जी, ध्वनि कहलाता है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर वर्ण का और हम डेफिनेशन निकालें तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वर्ण और ध्वनि का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ध्वनि क्या है, तो वर्णों का मौखिक रूप है। ठीक है, वर्ण क्या है, तो ध्वनि का कैसा रूप है जी, लिखित रूप आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआती डेफिनेशन याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला की हम चर्चा कर रहे हैं। वर्णमाला किसको कहेंगे, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है।
या स्वर और व्यंजन वर्णों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की टोटल संख्या कितना मिलता है जी? 52 देखने को मिलेगा, 52 देखने को मिलेगा। वर्ण का स्वतंत्र अवस्था में कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता। जैसे सिर्फ मैं क लिखूं तो इसका कोई एक निश्चित अर्थ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। ध्वनि क्या है? तो वर्णों का मौखिक रूप क्या कहलाता है जी? ध्वनि कहलाता है। वर्ण क्या है? तो ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है जी? वर्ण कहलाता है। ठीक है। चलिए इसी प्रकार और कुछ डेफिनेशन को देखेंगे कि वाक्य क्या है, शब्द क्या है, लिपि क्या है। देखिए भाई एक एक करके लिपि की बात करते हैं तो बताएंगे भाई लिपि किसको कहेंगे। ठीक है। जैसे हमारी हिंदी लिखने की लिपि है जिसका हम उपयोग करते हैं, कौन सी लिपि जी? देवनागरी लिपि। तो लिपि किसको कहते हैं? लिपि का डेफिनेशन क्या होगा? वर्ण या ध्वनि जिस आकृति या शैली में लिखा जाता है, वर्ण या ध्वनि जिस आकृति या शैली में लिखा जाता है। ठीक है भाई। वर्ण या ध्वनि जिस आकृति या शैली में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं जी? लिपि कहते हैं। लिपि का डेफिनेशन भी याद रखिएगा, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि लिपि किसको कहते हैं। तो वर्ण या ध्वनि को जिस आकृति या शैली में लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं जी? लिपि कहते हैं। जैसे हमारी एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, उदाहरण के रूप में, तो कौन कौन सी जी? हिंदी लिखने की लिपि देवनागरी लिपि। ठीक है। इसी तरह अंग्रेजी वगैरह में आपका रोमन लिपि देखने को मिलेगा, रोमन लिपि, अरेबिक लिपि देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी लिपियां आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, वर्ण या ध्वनि जिस आकृति या शैली में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं जी? लिपि कहते हैं। जैसे देवनागरी है, रोमन है, अरेबिक है। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग शब्द क्या है। वर्ण तो देख लिए, अब देखते हैं हम लोग शब्द किसको कहते हैं। तो आप ही लोग बताइए शब्द किसको कहते हैं? क्या सिर्फ वर्ण को हम शब्द कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वर्णों का उसमें क्या होगा जी? समूह होगा। और वर्णों के समूह के साथ साथ उसका एक क्या निकलेगी? निश्चित मीनिंग निकले। ठीक है। वर्णों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो। ठीक है भाई, याद रखिएगा इसको। वर्णों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसको हम क्या बोलते हैं जी? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं जी? शब्द। ये वर्णों का समूह होगा, याद रखिएगा। दूसरा, इस शब्द समूह, इस वर्ण समूह का एक निश्चित क्या निकलेगा जी? अर्थ आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, उदाहरण के तौर पे, तो मैंने एक वर्ड लिया क, म और ल। तीन आपके देखिए वर्ण इसमें मैंने लिया है। क लिया, म लिया और क्या लिया जी? ल। और तीनों ही मिलकर के एक निश्चित क्या दे रहे हैं जी? अर्थ दे रहे हैं। तो कमल हमारा एक क्या हो जाएगा जी? शब्द हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो याद रखना, वर्णों का समूह भी होगा और उसका एक निश्चित क्या निकलना चाहिए जी? अर्थ निकलना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? शब्द कहेंगे। इसके बाद एक और आता है वाक्य। वाक्य किसे कहेंगे बताइए? तो वाक्य आपका कहा जाएगा, ये शब्दों का समूह होगा, शब्दों का व्यवस्थित समूह होगा। शब्दों का क्या होगा जी? व्यवस्थित समूह होगा, याद रखिएगा। और शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलेंगे जी? वाक्य कहेंगे। और इसका भी क्या निकलना चाहिए जी? एक निश्चित अर्थ निकले, जिसका निश्चित क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाक्य कहेंगे, याद रखिएगा।
शब्दों का व्यवस्थित समूह होगा और उसका एक क्या निकले जी, निश्चित अर्थ निकले, वो हमारा क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। तो याद रखिएगा, लिपि क्या है, तो वर्ण या ध्वनि जिस आकृति या शैली में लिखा जाता है उसको हम लिपि कहते हैं। शब्द क्या है, तो वर्णों का समूह होगा जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसको हम शब्द कहेंगे। वाक्य क्या है, तो शब्दों का व्यवस्थित समूह होगा और जिसका क्या निकले जी, निश्चित अर्थ निकले, उसको हम क्या बोलेंगे, वाक्य कहेंगे। तो सभी के डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, लिपि क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ण की अगर बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं जी, दो प्रकार के वर्ण, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के वर्ण होते हैं जी, बताइए। एक होता है हमारा स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है भाई, दो प्रकार के वर्ण देखने को मिलेगा, एक होगा स्वर और एक क्या होगा जी, व्यंजन। और इसी पर हम अभी एक एक करके क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, कि किसको स्वर कहेंगे, किसको व्यंजन कहेंगे, स्वर के कितने प्रकार मिलेंगे, व्यंजन के कितने प्रकार मिलेंगे और इनका उच्चारण स्थल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए भाई, स्वर की अगर यहीं पे हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लें कि स्वर किसको कहेंगे, बताएंगे। चलिए भाई थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं स्वर का। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेना ना पड़े। ठीक है, याद रखिएगा, स्वर किसको कहते हैं, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेना ना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे जी, स्वर कहेंगे। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो। मतलब जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेना ना पड़े, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, उसको हम क्या बोलेंगे जी, स्वर कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर व्यंजन की हम डेफिनेशन की बात करें तो व्यंजन किसको कहेंगे, तो वह वर्ण जो स्वर की सहायता से, किसकी सहायता से जी, स्वर की सहायता से उच्चारण हो, उसे हम क्या बोलेंगे जी, व्यंजन वर्ण कहेंगे। याद रखना, व्यंजन वर्ण को बिना स्वर की सहायता के आप उच्चारित नहीं कर सकते। हर एक व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए आपको किसका सहायता लेना पड़ेगा जी, स्वर की सहायता लेना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वह वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारण हो उसको हम व्यंजन कहेंगे। वह वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य की सहायता लेना ना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे जी, स्वर कहेंगे। ठीक है, तो स्वतंत्र अवस्था में उच्चारण होगा किसका, स्वर का, और परतंत्र रूप से उच्चारण होगा किसका जी, व्यंजन का। क्योंकि व्यंजन के उच्चारण करने के लिए आपका किसका सहायता लेना पड़ता है, स्वर की सहायता लेना पड़ता है। यहीं पे एक चीज याद रखना, हर एक व्यंजन वर्ण में, हर एक व्यंजन वर्ण में अ की मात्रा, किसकी मात्रा जी, अ की मात्रा छिपा होता है, या अस्वर छिपा होता है कह सकते हैं। ठीक है, हर एक व्यंजन वर्ण में अ की मात्रा छिपा होता है। अगर यहाँ पे मैं क लिखा, क्या लिखा जी, क, तो यहाँ पे सिर्फ क नहीं है, क को बिना अ के आप बोल ही नहीं सकते। बोल के देखिए, क बोलेंगे तो अ जरूर आएगा। ठीक है,
इसीलिए जब हम शब्दों को वर्णों को तोड़ते हैं तो ये दो भाग में टूटेगा, एक ऐसा और एक इसमें क्या छुपा है जी, आ। और याद रखना, जब भी हिंदी वर्ण में किसी व्यंजन वर्ण में स्वर रहित अगर उसको हम लिखते हैं तो नीचे में हलंत लगाते हैं ना, ये तिरछा जो निशान होता है इसको हम हलंत कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, हलंत। तो याद रखना इसका मतलब क्या है अगर पूछे तो ये आपका लिखा है, मतलब इसको स्वर के बिना आप क्या कर रहे हैं जी, लिख रहे हैं। स्वर के बिना लिखा जा सकता है, स्वर के बिना क का उच्चारण नहीं किया जा सकता। आप ही बोल के देख सकते हैं, क बोलेंगे तो अ आना जरूरी है, ठीक है, अ के बिना आप क का उच्चारण नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, स्वर और व्यंजन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा। स्वर किसको बोलेंगे, जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेना ना पड़े, वो क्या कहलाएगा जी, स्वर कहलाएगा। व्यंजन क्या है, तो स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण होने वाला जो वर्ण होगा उसको हम क्या बोलेंगे जी, व्यंजन कहेंगे। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। और हर एक व्यंजन वर्ण में किसकी मात्रा छुपी होती है, अ की मात्रा छुपी होती है। और उसको अगर हम स्वर के बिना लिखना चाहे तो उसके नीचे में हमें क्या लगाना पड़ता है जी, हलंत लगाना पड़ता है। क्लियर है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम अब चर्चा करेंगे ओनली स्वर पर। देखिए भाई स्वर की चर्चा करते हैं। स्वर, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया जी, स्वर किसको कहते हैं बताइए, जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेना ना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं जी, स्वर कहते हैं। ठीक है। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितना है, हिंदी में स्वर की कुल संख्या, तो याद रखना हिंदी में स्वर की कुल संख्या अगर पूछे तो आपको लगाना है 13। कितने स्वर मिलते हैं जी, 13 स्वर देखने को मिलेगा। कौन कौन से, यहीं पे कुछ और डाटा देख देते हैं। कुल स्वरों की संख्या 13 है। मूल स्वर की संख्या अगर पूछे तो मूल स्वर की संख्या हो जाता है सिर्फ 4। कितना हो जाता है जी, 4। अभी बताऊंगा क्यों ऐसा है। और सिर्फ अगर स्वर पूछे तो इसमें आप 11 लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो जी, 11। कैसे देखिए, पहले लिख लेते हैं सारे स्वर को। अ, आ, ई, बड़ा ई, उ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, और एक होता है ऋषि का री। इसको भी हम स्वर लेते हैं। ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो कुल स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितना है पूछे तो क्या लगाएंगे जी, 13 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन इसमें याद रखिएगा, ये जो अंगा और आहा है, ठीक है, ये दोनों को स्वर व व्यंजन के बीच का कड़ी माना जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें स्वर के भी गुण पाए जाते हैं और इसमें व्यंजन के भी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, स्वर और व्यंजन के बीच का कड़ी किसको किसको मानते हैं जी, अंगा और आहा को माना जाता है, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों के ही क्या मिलते हैं जी, गुण मिलते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं, याद रखना, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको जी, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपको पूछ दे अयोगवाह वर्ण किसको कहते हैं तो क्या लगाएंगे जी, अंगा और आहा को कहा जाता है। और इसको हम स्वर में गिनती नहीं करते।
तो देखिए कुल स्वर कितने थे 13। इसमें अगर अंगा और अहा को हम निकाल दिए तो कितना बचा जी 11। इसीलिए मैं लिखा हूं अगर स्वर की संख्या पूछे तो आपको कितना लगाना है जी 11 लगाना है। कुल स्वर की संख्या पूछे तो क्या लगा देंगे 13, क्योंकि अंगा और अहा को भी शामिल करते हैं, लेकिन इसको हम स्वर में आपका काउंट नहीं करते। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है पूछे तो क्या लगाएंगे जी अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों को ही हमें क्या मिलते हैं जी गुण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए जी शुरुआती आपके स्वर के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर की संख्या कितना है जी 4। मूल स्वर की संख्या है 4। तो ये मूल स्वर कौन कौन आते हैं? तो अ आता है, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि का री। याद रखना ये मूल स्वर कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण के लिए और किसी स्वर की सहायता लेना नहीं पड़ता। अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगा आगे, लेकिन सिर्फ इतना याद रखिएगा मूल स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण के लिए किसी और स्वर की सहायता लेना नहीं पड़ता। ठीक है, तो कुल स्वरों की संख्या कितना पूछे तो 13। स्वर ओनली पूछे तो 11 लगाइएगा, क्योंकि अंगा और आहा क्या हो जाएगा जी बाहर हो जाएगा। और मूल स्वरों की संख्या कितनी है पूछे तो क्या लगाएंगे 4। कौन कौन से? अ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि का री। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब स्वर का वर्गीकरण देखते हैं कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है और किस किस आधार पे बांटा गया है। स्वर का वर्गीकरण देखिए भाई स्वर का वर्गीकरण देखते हैं कि स्वर को कैसे कैसे बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है। तो स्वर को कई आधारों पे बांटा गया है। देखिए भाई एक एक करके देखते हैं। देखिए कौन कौन से आधारों पे बांटा गया है। स्वर का वर्गीकरण हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे जी? उत्पत्ति के आधार पे स्वर का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, उच्चारण के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर स्वर का क्या करेंगे जी वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपका जीव के प्रयोग के आधार पे के आधार पर स्वर का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, और एक आपका रहेगा होठों की स्थिति के आधार पे। होठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो ये 4 आधार हम देखेंगे स्वर के वर्गीकरण में। कौन कौन से जी? उत्पत्ति के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, जीभ के प्रयोग के आधार पे और होठों की स्थिति के आधार पे। ठीक है, 4 चीजों को अपने माइंड में रखिएगा। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार, उच्चारण के आधार, जीभ के प्रयोग के आधार पे और होठों की स्थिति के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे हम स्वर को 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में जी? 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से 2 भागों में बांटा जाएगा इसको? देखिए भाई, एक को कहेंगे हम ह्रस्व स्वर। क्या बोलेंगे जी? ह्रस्व स्वर। और एक को कहेंगे हम लोग क्या जी? दीर्घ स्वर। 2 याद रखना। उत्पत्ति के आधार पे हम स्वर को 2 भागों में बांटेंगे। एक को हम बोलेंगे ह्रस्व स्वर और एक को क्या बोलेंगे जी? दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं।
उच्चारण के आधार पे हम स्वर को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में जी? 3 भागों में बांटेंगे। कौन-कौन से? तो देखिए भाई, इसमें उच्चारण के आधार पे स्वर को 3 कौन-कौन से भागों में बांटा जाता है? इसमें भी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। ठीक है जी, प्लुत स्वर। तो ये आपका 3 भागों में बांटेंगे, किसके आधार पे जी? उच्चारण के आधार पे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या है जी? प्लुत स्वर। चलिए इसको अच्छा से लिख देते हैं, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। इसके बाद हम जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर को कितने भागों में बांटेंगे जी? 3 भागों में। कौन-कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए, आजकल बहुत डेप्थ में क्वेश्चन बनता है, हिंदी से आप देखे होंगे। इसीलिए इन चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा कि किसके आधार पे स्वर के कितने प्रकार हैं। ठीक है? उत्पत्ति के आधार पे स्वर के कितने प्रकार? 2। उच्चारण के आधार पे स्वर के कितने प्रकार? 3। जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर के कितने प्रकार? 3। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और होठों की स्थिति के आधार पे स्वर के कितने प्रकार पूछे, तो होठों की स्थिति के आधार पे भी हम 2 प्रकार के स्वर देखते हैं। एक को बोलते हैं आवृत्तमुखी। क्या बोलते हैं जी? आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर। और एक को बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर। ठीक है? एक हो जाएगा वृत्तमुखी स्वर। तो याद रखिएगा, इस प्रकार हम स्वर का क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे। इसको याद रख लीजिए भाई। ठीक है? उत्पत्ति के आधार पे 2 कौन-कौन? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। उच्चारण के आधार पे 3 ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पे 3 अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। होठों की स्थिति के आधार पे 2 आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए इसी को एक-एक करके डील करते हैं। देखिए भाई, एक-एक करके इसको फिर एक्सप्लेन हम करते हैं। ठीक है? पहला है उत्पत्ति के आधार पे स्वर। उत्पत्ति के आधार पर क्या भाई? स्वर। देखिए जी, उत्पत्ति के आधार पे स्वर कौन-कौन होते हैं, इसको देखिएगा। तो उत्पत्ति के आधार पे मैंने 2 प्रकार के स्वर आपको बताया है। कौन-कौन से जी? देखिए कौन-कौन से हैं? एक को हम लोगों ने देखा है क्या जी? ह्रस्व स्वर, या इसी को मूल स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है? और एक को हम कहते हैं दीर्घ स्वर। देखिए, इन दोनों को देखते हैं थोड़ा-थोड़ा। ठीक है? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर क्या होता है? देखिए, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण के लिए जिसके उच्चारण के लिए अन्य स्वरों की सहायता लेना ना पड़े। ऐसे स्वर को हम क्या बोलते हैं जी? मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहते हैं। याद रखिएगा, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? तो ऐसे स्वर जिसके उच्चारण के लिए हमें अन्य स्वरों की सहायता लेना नहीं पड़ता। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं जी? मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं, इसकी संख्या कितना है जी? 4। कौन-कौन? अ,
छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि का री। तो ये चार हमारे क्या हैं जी, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर के नाम से जाने जाते हैं, जिसके उच्चारण के लिए हमें अन्य स्वरों की सहायता लेना नहीं पड़ता। ठीक है। दीर्घ स्वर की बात करते हैं, चलिए, कि दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? दो स्वरों के योग से बना हुआ स्वर। दीर्घ स्वर का डेफिनेशन हो जाएगा, दो स्वरों के योग से बना हुआ स्वर क्या कहलाएगा जी? दीर्घ स्वर कहलाएगा, याद रखिएगा। दो स्वरों के योग से बना हुआ स्वर क्या कहलाएगा जी? दीर्घ स्वर कहलाएगा। ठीक है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और एक को हम क्या बोलेंगे जी? संयुक्त स्वर। ठीक है। याद रखिएगा, दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं, या दीर्घ स्वर को ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हैं आप, कि जिस स्वर के उच्चारण के लिए मूल स्वरों की सहायता लेना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। या दो स्वरों के योग से बना हुआ स्वर, इसके भी हमें कितने प्रकार मिलेंगे जी? दो मिलेंगे। एक होगा मूल दीर्घ स्वर और एक होगा संयुक्त स्वर। तो चलिए भाई, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर का डेफिनेशन देखते हैं कि क्या क्या होगा। मूल दीर्घ स्वर कहने का मतलब जो सजातीय स्वरों से बने हों, सजातीय स्वरों से बना स्वर। ठीक है। सजातीय स्वर कहने का मतलब समान समान स्वर, जैसे और अ के मिलने से क्या बनेगा जी? आ बनेगा। तो देखिए, दोनों ही समान आपके स्वर हैं, इसीलिए इसको सजातीय दीर्घ स्वर भी कहते हैं, याद रखना। जैसे ई और ई के मिलने से क्या बनता है जी? बड़ा ई। ऊ और ऊ के मिलने से क्या बनता है? बड़ा ऊ। तो ऐसे जो स्वर हैं, उसको हम क्या बोलेंगे जी? मूल दीर्घ स्वर कहेंगे, सजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि समान स्वरों के मिलने से ये बनते हैं। इसी तरह संयुक्त स्वर की अगर बात करें, तो इसको याद रखना, विजातीय स्वर भी कहा जाता है, या इसको संधि स्वर भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? संधि स्वर या विजातीय स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग स्वरों के मिलने से बनते हैं। जैसे कि कौन कौन बच गया, देखिए। ए बच गया, ए बच गया। ठीक है। और ओ है, औ है। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे जी? संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखिए, कौन कौन से मिलने से ये बनता है। एक की अगर बात करें, तो ये हमारा बनेगा अ और ई के मिलने से। ठीक है। अ और ई के मिलने से क्या बनता है जी? ए देखने को मिलेगा। या इसमें ऐसे भी कह सकते हैं, आ और बड़ा ई के मिलन से भी आपका ए का निर्माण हो सकता है। ठीक है। याद रखिएगा, अ या ई, या आ या बड़ा ई के मिलने से क्या बनता है जी? ए बनता है। ए की अगर बात करें, तो ए किससे बनता है? अ और ए से बनता है। अ और ए के मिलने से क्या बनता है जी? ए देखने को मिलेगा। इसी तरह ओ की बात करें, तो ओ किससे बनेगा? अ और ऊ के मिलने से बनेगा। अ और ऊ के मिलने से वो बनेगा। ठीक है। औ किससे बनेगा? तो अ और ओ के मिलने से औ बनता है। तो याद रखिएगा भाई, मूल दीर्घ स्वर को हम सजातीय स्वर भी कहते हैं, क्योंकि दो समान स्वरों के मिलने से इसका निर्माण होता है। जैसे अ से आ, ई से बड़ा ई, ऊ और ऊ से बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर को हम विजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दो अलग अलग स्वरों के मिलने से इसका निर्माण होता है। जैसे अ और ई के मिलने से ए का निर्माण, अ और एड़ी के ए के मिलने से अ का निर्माण होता है, अ और ऊ के मिलने से ओ का निर्माण, और अ और ओ के मिलने से औ का निर्माण देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इस तरह से पहला हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, उत्पत्ति के आधार पे स्वर का प्रकार। क्लियर है? चलिए भाई, इसके बाद देखते हैं हम उच्चारण के आधार पे स्वर का प्रकार।
उच्चारण के आधार पे स्वर कौन कौन से हैं देखिए। उच्चारण के आधार पर स्वर। देखिए भाई, उच्चारण के आधार पे मैंने आपको 3 प्रकार के स्वर बताया है। कौन कौन से जी, बताएंगे? ठीक है, तो उच्चारण के आधार पे 3 प्रकार के कौन कौन से स्वर हैं देखेंगे। देखिए भाई, एक को मैंने बोला था आपको कि ह्रस्व स्वर। क्या बोला था जी? ह्रस्व, या इसी को आप मूल स्वर भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दूसरा का है दीर्घ स्वर, और तीसरा है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पे भी हमें कितने प्रकार के स्वर देखने को मिलेगा? 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण के लिए, जिसके उच्चारण के लिए कम समय लगे। ठीक है भाई, जिसके उच्चारण के लिए कैसा समय लगे जी? कम समय लगे, जो जल्दी से उच्चारित हो जाए, ऐसे स्वर को हम क्या बोलेंगे जी? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन है? तो वही 4 जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। अ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि का री। तो ये 4 हमारे क्या कहलाते हैं जी? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं, जिसके उच्चारण के लिए हमें अन्य स्वरों की अपेक्षा क्या लगता है जी? कम समय देखने को मिलेगा। क्लियर है? दूसरा देखिए, दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? ऐसे स्वर जिसके उच्चारण के लिए, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण के लिए ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे, उसको हम क्या बोलते हैं जी? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर है बातें? ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण के लिए अन्य स्वरों की अपेक्षा कम समय लगे। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण के लिए हमें ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं जी? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन दीर्घ स्वर में आ जाएगा बताएंगे? तो बाकी जितने बच गए वो सारे दीर्घ स्वर हैं। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ऋषि का री। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे जी? दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद देखिए, प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर का उपयोग याद रखिएगा, किसी चीज को, किसी वस्तु को पुकारने के लिए होता है। किसी वस्तु या व्यक्ति के पुकारने के लिए इस स्वर का प्रयोग करते हैं। पुकारने के लिए, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है अगर पूछे प्लुत स्वर का, तो याद रखना ऐसा आपका सिंबल देखने को मिलेगा। जैसे कि हम पुकारते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक आपका उस नाम को बोलते हैं, जैसे कि राधा, तो ऐसे करके सिंबल लगा के राधा। ठीक है भाई, तो ऐसा जो आपका लगा हो रहता है, जिसको हम पुकारने के लिए यूज करते हैं, इस स्वर को हम क्या बोलते हैं जी? प्लुत स्वर कहते हैं। याद रखना, इसका सिंबल आपका ड टाइप का रहता है, जैसे कि विनोद, वी नोद, ऐसे करके। ठीक है, तो याद रखना, प्लुत स्वर का स्पेशली प्रयोग कहाँ पे होता है? तो पुकारने के लिए देखने को मिलता है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पुकारते हैं, तो वहां पे प्लुत स्वर का आपका प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे राम, विनोद, राधा, ऐसा आपका किसी वस्तु को पुकारने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना,
उच्चारण के आधार पे स्वर कितने प्रकार के मिलेंगे जी? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर कह सकते हैं कि जिसके उच्चारण के लिए ह्रस्व और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय का आपका लगे, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। और प्लुत स्वर का उपयोग बेसिकली हम किस टाइम में करते हैं जी? किसी वस्तु या व्यक्ति को पुकारने के लिए करते हैं। क्लियर है? चलिए भाई, इसके आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्वर का वर्गीकरण किससे था जी? जीभ के प्रयोग के आधार पे। तो जीभ के प्रयोग के आधार पे भी स्वर को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से देखेंगे? जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर देखेंगे। जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर की बात करते हैं तो इसमें भी मैंने बताया है 3 है। कितने हैं जी? 3 मिलेंगे। कौन कौन से 3 मिलेंगे देखिए। देखिए भाई, जीभ के प्रयोग के आधार पे 3 कौन कौन से हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, 3 मिलेंगे। कौन कौन से जी? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर किसको कहेंगे? वह स्वर जिसके उच्चारण के लिए, जिसके उच्चारण के लिए जीभ के आगे वाले हिस्से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे स्वर को हम क्या बोलेंगे जी? अग्र स्वर कहेंगे। अग्र मतलब आप सभी को पता होगा, आगे। तो जिस स्वर के उच्चारण के लिए हम जीभ के आगे वाले हिस्से का प्रयोग करेंगे, ऐसे स्वर को हम क्या बोलेंगे जी? अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे कौन कौन आ जाएंगे अग्र स्वर में? ई, बड़ा ई, ऋषि का री, ए, ऐ। ऐसे स्वर हैं जो कि कैसे स्वर कहलाते हैं जी? अग्र स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के लिए हम जीभ के कैसे वाले हिस्से का प्रयोग करते हैं? आगे वाले हिस्से का प्रयोग करते हैं। ई, री, ए, आप खुद बोल करके देख सकते हैं। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे जी? अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर मतलब समझ गए होंगे, जिसके उच्चारण के लिए हम जीभ के मध्य वाले हिस्से का प्रयोग करते हैं। वह स्वर जिसके उच्चारण के लिए, उच्चारण के लिए जीभ के मध्य हिस्से का प्रयोग हो, ऐसे स्वर को हम क्या बोलेंगे जी? मध्य स्वर कहेंगे। याद रखिएगा, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण के लिए हमें जीभ के मध्य हिस्से का प्रयोग करना पड़े, उसको मध्य स्वर कहेंगे। और ऐसा स्वर एक ही है, और वो है अ। कौन है जी? अ। अ बोल के देखिए, ना तो जीभ का आगे वाला हिस्सा, न जीभ का पीछे वाला हिस्सा, यह आपका बीच वाला हिस्सा इसमें प्रयोग होता है। अ बोल के देखिए आप लोग भी। ठीक है, तो अ हमारा याद रखना मध्य स्वर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बाद पश्च स्वर की बात करें तो इसमें ये डेफिनेशन बहुत सरल है। जिसके उच्चारण के लिए, उच्चारण के लिए जीभ के पीछे वाले हिस्से का प्रयोग करते हैं। पीछे वाले हिस्से का क्या करते हैं जी? प्रयोग करते हैं। ऐसे स्वर को हम क्या बोलते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। पश्च मतलब पीछे ही होता है। ठीक है, तो ऐसे स्वर जिसके उच्चारण के लिए जीभ के पीछे वाले हिस्से का प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं जी? पश्च स्वर कहते हैं।
तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, स्पष्ट स्वर। देखिए कौन कौन सा बच गया, आ, ठीक है, ई तो हो गया है, ऊ, बड़ा ऊ, ओ है, औ है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे जी, स्पष्ट स्वर हो जाएंगे, आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। तो याद रखना ये किसके आधार पे है जी, जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर का विभाजन है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्लियर है। आपको डायरेक्ट पूछेगा 4 ऑप्शन दे करके, इनमें से कौन अग्र स्वर है, कौन मध्य स्वर है, कौन पश्च स्वर है, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको याद रखना है। चलिए एक और हमारा बचा हुआ है, उसको देखते हैं, जो है होठों की स्थिति के आधार पे, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर का प्रकार, ठीक है भाई। देखिए भाई, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार की बात करें तो इसमें मैंने पहले ही बताया है 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के जी, 2 प्रकार के देखने को मिलेगा। कौन कौन से, एक है वृत्तमुखी और एक क्या है जी, आवृत्तमुखी, ठीक है। देखिए एक है आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी स्वर, और एक है वृत्तमुखी स्वर। ये होठों की स्थिति के आधार पे है ना, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। देखिए भाई ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आवृत्तमुखी स्वर कहने का मतलब जिस स्वर के उच्चारण जब हम करते हैं, उच्चारण करने पर हमारा जो होठ है, क्या है जी, होठ है, वो गोल ना हो, गोलाकार ना हो, तो ऐसे स्वर को हम क्या बोलते हैं जी, आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं, ठीक है। हमारे जो होंठ का शेप है, उसका जो साइज शेप है कह सकते हैं, वो गोल ना हो तो उसको हम आवृत्तमुखी कहेंगे। और अगर जिस स्वर के उच्चारण में हमारा जो होंठ है वो गोल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा जी, वृत्तमुखी कहलाएगा। देखिए भाई, जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण समय होंठ गोलाकार हो, गोलाकार हो, उसको हम क्या बोलेंगे जी, वृत्तमुखी कहेंगे, ठीक है। इसको याद रखना, वृत्त मतलब सर्कल। तो जब हम बोलेंगे किसी स्वर को तो हमारा होंठ का शेप सर्कल शेप में हो जाए, गोल शेप में हो जाए, तो उसको हम वृत्तमुखी कहेंगे। आवृत्त मतलब आपका जिसमें हमारा जो होंठ है वो गोलाकार ना हो। तो आप खुद देख सकते हैं कौन सा वृत्तमुखी होगा और कौन सा आवृत्तमुखी। बोल के देखिए जी, ऊ बोलिए, ऊ बोल के देखिए, होंठ आपका गोलाकार होगा। दोनों प्रकार के ऊ को बोल के देखिए, ऊ हो रहा है जी, आप खुद बोल के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ओ बोल के देखिए, ओ, ठीक है। तो ये वही है, चिड़िया उड़ वाला कहानी है, याद रखना है। ऊ, ओ ये 4 आपके स्वरों को बोल के देखिए, आपका जो होंठ है उसका आकार कैसा होगा, गोलाकार होगा। और बाकी जो स्वर बच जाते हैं, आ, ई, ऋषि का री, ए, ऐ, ये जो स्वर हैं इसको बोलने पर आपका जो होंठ है वो गोलाकार नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा जी, आवृत्तमुखी स्वर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा स्वर का वर्गीकरण
इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं स्वर का उच्चारण स्थल, कि हमारे मुंह में जो अलग अलग हिस्से हैं उसके कौन कौन से हिस्सों से स्वरों का आपका क्या होता है जी, उच्चारण होता है। हमें अभी तक यही समझ आया है कि हम हिंदी में जब भी मतलब ऐसे ही नहीं पढ़े रहते हैं तो लगता है कि यार जितने भी स्वर या व्यंजन है सब कहाँ से निकलता है, मुंह से निकलता है। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो समझ आता है मुंह में भी अलग अलग क्या है जी, हिस्से हैं जहां से हमें वर्णों का उच्चारण देखने को मिलता है। जैसे कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, मूर्धा है, नासिका है और बहुत सारे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्वर का उच्चारण स्थल। स्वर का उच्चारण स्थल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार यहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए भाई, स्वर का उच्चारण स्थल को हम देख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है हमारा जी, केटॉम केटी को, ये हमारा ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है जी, केटॉम केटी को, केटॉम केटी को। चलिए इसको डिकोड करते हैं, क्या केटॉम केटी को है इसकी कहानी। देखिए वे केटॉम केटी को, इसका मतलब क्या है देखिए, के मतलब यहाँ कंठ है, क्या है जी, कंठ। टी मतलब तालु, ओ मतलब ओष्ठ, एम मतलब मूर्धा, केटी मतलब कंठ प्लस तालु, और को मतलब क्या है जी, कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे आप कि किस आपका कोड का मतलब क्या है। देखिए जब भी आता है एग्जाम में तो हम याद नहीं रख पाते ना, गलत हो जाता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, केटॉम केटी को कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा, कंठ प्लस तालु कंठ प्लस ओष्ठ। तो देखिए वे किस स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से किस स्वर का उच्चारण होता है पूछे, तो अ और आ का उच्चारण किससे होता है जी, कंठ से देखने को मिलेगा। ठीक है, अ और आ का उच्चारण कंठ से। तालु की बात करें तो तालु का आपका होगा ई और बड़ा ई और क्या है जी, बड़ा ई। ओ की बात करें तो ऊ और बड़ा ऊ किससे निकलेगा, ओ से निकलेगा। मूर्धा की बात करें तो मूर्धा से निकलता है आपका ऋषि का री, कौन निकलता है जी, ऋषि का री। कंठ और तालु की बात करें तो ए और ए आपका यहीं से देखने को मिलेगा। कंठ और ओष्ठ की बात करें तो ओ और औ। तो इस तरह से यह उच्चारण स्थल है किसका जी, स्वर का। ठीक है, याद रखने का बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने दे दिया आपको। केटॉम केटी को कंठ तालु ओष्ठ मूर्धन्य कंठ तालुव्य और कंठ और ओष्ठ। कंठ से निकलेगा अ और आ, तालु से निकलेगा ई और बड़ा ई, ओष्ठ से निकलेगा ऊ और बड़ा ऊ, मूर्धा से निकलेगा ऋषि का री, कंठ और तालु से निकलेगा ए और कंठ और ओष्ठ से निकलेगा ओ और औ। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे वाले चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप लोग जुड़िए चंद्रा एकेडमी द गाइड से, और अपने टीचर बनने के सपने को क्या कीजिए जी, पूरा कीजिए। यहाँ पे बैचेस में पहले ही भी बता चुका हूँ, 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए आपको नंबर नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसमें जा करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के आपके क्लासेस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई, बोलिए जय भारत जय छत्तीसगढ़।